तो नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के सीजन 1 का फिनाले एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, एक जबरदस्त ट्विस्ट और आने वाले खतरनाक फ्यूचर के इशारे के साथ। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा तो भाई जल्दी से जाकर एपिसोड देख लो, एपिसोड जबरदस्त है और हम इस वीडियो में इस एपिसोड का जबरदस्त ब्रेकडाउन करने वाले हैं। यहाँ तगड़े स्पॉयलर्स डिस्कस होंगे, तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। जिस ट्रेजेडी के साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, उसी दुख के साथ ये एपिसोड शुरू हुआ। 100 साल में पहली बार ट्रायल ऑफ 7 हुआ और उसमें एयर टू द थ्रोन मारा गया एक हेज नाइट के लिए लड़ते हुए। और बात सिर्फ ये नहीं है कि प्रिंस बेलॉर टारगेरियन एयर टू द थ्रोन था, बल्कि बात ये है कि वो अपने पिता किंग डेरॉन द सेकंड का हैंड भी था। जिसका मतलब किंग डेरॉन द सेकंड ने ना सिर्फ अपने बेटे अपने वारिस को खोया, बल्कि अपने हैंड को भी खो दिया। जिसका मतलब अब किसी और को हैंड बनाया जाएगा और अब जो हैंड बनेगा उससे आप मिल चुके हो गेम ऑफ थ्रोन्स में, और उसके हिंट्स हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 में भी दिखे थे जब डेमन को विजन्स आ रहे थे। वापस आते हैं एपिसोड पर, तो ये देखकर तो भाई बहुत अच्छा लगा कि लायनल डंक की दोस्ती बहुत बढ़िया है। जहां लायनल डंक को कह भी रहा है कि उसके साथ स्टॉर्म्स एंड चले, जिससे पहले लायनल एक और बात बोलता है जो कि हिंट करता है फ्यूचर को। लायनल बातों बातों में डंक से कहता है, एवर बीन टू टार्थ? ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। बात यह है कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, फायर एंड ब्लड और अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स नोवेला के राइटर जॉर्ज आर आर मार्टिन ने बहुत पहले बोला था कि डंक के वंशज के बारे में रीडर्स अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में पढ़ चुके हैं, जहां कहा गया कि इस सीरीज की 4th बुक अ फीस्ट ऑफ क्रोज में उस वंशज के स्ट्रॉन्ग हिंट्स हैं। जहां फैंस ने नोटिस किया कि अ फीस्ट ऑफ क्रोज में ब्रियन ऑफ टार्थ को डंक के सिजिल वाला शील्ड मिला था टार्थ की आर्मरीज में। तो यहाँ लायनल का टार्थ मेंशन करना ओजी रीडर्स के कान खड़े कर चुका है। जहां तक बात रही लायनल और डंक की दोस्ती की, तो बुक्स में ये दोस्ती इतनी गहरी नहीं बताई गई है। बुक्स में लायनल ने इस ट्रायल में हिस्सा सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो बस 100 साल में पहली बार होने जा रहे ट्रायल ऑफ 7 में हिस्सा लेना चाहता था। यहाँ सीरीज के राइटर्स ने जो टच दिया है इस गहरी दोस्ती का, इसका जबरदस्त रिजल्ट आपको बहुत आगे फ्यूचर में शायद कभी दिखेगा। एपिसोड में सबसे फनी मोमेंट मेरे लिए लायनल का अपने मेस्टर को विच कहकर भगाना ही था, जिसके बाद उसने जब कहा कि उसका कारवां रोस्ट के बाद निकलेगा, तो अगले ही सीन में बेलॉर की चिता दिखाई गई। लायनल बरातियन सही में किसी की इज्जत नहीं करता। प्रिंस बेलॉर के फ्यूनरल के बाद डंक मिलता है बेलॉर के बेटे वलार टारगेरियन से। बेलॉर के डेथ के बाद ये शायद दूसरा सबसे बुक एक्यूरेट सीन होगा इस सीरीज का। यहाँ वलार एक जगह कहता है कि एगॉन द कॉन्करर के बाद शायद सबसे महान राजा उसके पिता ही होते। इस बात में थोड़ी सी जो सच्चाई है, बेलॉर टारगेरियन वन ऑफ द बेस्ट टारगेरियंस में से एक था जिसकी सब रिस्पेक्ट करते थे। वो ऑनरेबल था। उसने और उसके भाई मेका टारगेरियन ने एक साथ मिलकर ब्लैक फायर रेबेलियन के फोर्सेस को ठिकाने लगा दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये रेबेलियन फेल हुआ, बल्कि इन दोनों भाइयों की बहादुरी के गाने गाए गए और बेलॉर को बुलाया गया हैमर और उसके भाई मेकार को बुलाया गया एनवेल। हालांकि मेरे हिसाब से और भी महान राजा आए थे एगॉन के बाद। जहरिस वन, जिनसे हम हाउस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत में मिले थे, उनकी कहानी फायर एंड ब्लड में जबरदस्त है। प्लस रेनेरा के पिता विसरिस भी कुछ कम नहीं थे। वो लास्ट राइडर थे बेलेरियन द ब्लैक ड्रेड के। पर मैं चाहूंगा कि हमें जहरिस वन की सीरीज या फिल्म कभी देखने को मिले। आगे हम देखते हैं रेमन फॉसवे को डंक से गले मिलते। डंक ने यहाँ ट्रायल ऑफ 7 जीतने के साथ साथ कुछ बढ़िया दोस्त भी जीते हैं, जिसके साथ साथ रेमन ने हाउस फॉसवे से अलग होकर अपना हाउस शुरू किया, हाउस फॉसवे ऑफ न्यू बैरल, जहां वो ड्रंक को अपने ग्रीन एप्पल सिजिल वाली शील्ड भी दिखाता है। अब देखो, फॉसवेज अपनी लॉर्डशिप डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान खो चुके थे, इसीलिए यहाँ रेमन के कजिन स्टेफन ने एरियन टारगेरियन का साथ दिया ताकि उनकी लॉर्डशिप वापस आ सके। और ऐसा हुआ भी, जहां फ्यूचर में फॉसवेज सपोर्ट के लिए खड़े थे, पहले रेनली बराथियन फिर स्टैनिस बराथियन के साथ। हालांकि रेमन का कटने वाला है रोवन के साथ। रोवन को डंक जानता है, उसने उससे बात की थी जब वो सर मैनफ्रेड डोंडारियन के पास गया था ताकि वो उसके नाइटहुड के लिए वाउच कर सके। पर डंक अपने दोस्त को खुश देखकर कुछ बोल ही नहीं रहा। आगे जब मेका टारगेरियन डंक को बुलाते हैं बात करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि वो दुखी है। मेकार बेशक बेलॉर से बड़ा दिखता हो, पर वो उसका छोटा भाई था और वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। पर ये बात कोई नहीं मानेगा। वेस्टेरोस में अपने संबंधियों को मारने वाले को किंग्सलेयर कहा जाता है, चाहे वो उसे जाने अनजाने ही क्यों ना मारे। और मेकार अब एक किंग्सलेयर बन चुका है, जो कहता भी है कि अब कुछ भी गलत हुआ तो उसका दोष उसी पर आएगा। ये कहते हुए कि अगर बेलॉर जिंदा होता तो ऐसा नहीं होता। ये चीज बताती है कि मेकार को कितना पछतावा है जो उससे हुआ। एरियन टारगेरियन को वो भेज रहा है फ्री सिटीज ताकि उसमें अकल आए। एरियन जाएगा लिस। इन सब के ऊपर मेकार जानता है कि उसके बच्चे उसकी नहीं सुनते। जहां उसका छोटे एग को रोकना एरियन को मारने के लिए ये बहुत सैड था।
मेकार से बात करते हुए डंक कहता है कि अगर मैं नहीं लड़ता तो आप मेरे हाथ और पैर ले लेते अपने बेटे पर अटैक करने के लिए, पर ये हाथ पैर क्या पता किसी दिन रियल्म के लिए बहुत काम के साबित हो। जिस पर मेकार कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। अब इस डायलॉग की वैल्यू आपको अभी समझ नहीं आएगी, पर डंक के हाथ और पैर वेस्टेरॉस के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि डंक और एग की कहानी ही वो टर्निंग पॉइंट है वेस्टेरोस के लिए, जिसकी वजह से पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट होंगे। मेकार और डंक के बीच की बातचीत में मेकार डंक से कहता है कि वो उसके सबसे छोटे बेटे एगोन को अपना स्क्वायर बना ले। अब यहाँ सीरीज में तो डंक मना कर देता है, पर बुक में ऐसा नहीं हुआ था। डंक एग को अपना स्क्वायर रख लेता है, यही बोलते हुए कि मेकार के दोनों बेटे एरियन और डेरन महल के आराम में वेस्टेरोस को नहीं समझ पाए। तो यहाँ शो रनर्स ने एक ड्रामा ऐड किया है, ये दिखाते हुए कि एग झूठ बोलकर डंक के साथ निकल गया, जबकि मेकार लास्ट में उसे ढूंढ रहा है। और ये चीज फ्यूचर में कैसे अनफोल्ड होगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हमें सर आर्लन का फ्लैशबैक दिखता है, जहां हमें पता चलता है कि अपने अंत समय में भी सर आर्लन ने डंक को नाइट नहीं बनाया था, और यही बेस है इस पूरी स्टोरी का। डंक को किसी ने नाइट बनाया ही नहीं, पर तब भी उसके झूठ से वो नाइट बनकर आगे आया जिसकी रियल्म को जरूरत थी। इसीलिए पिछले एपिसोड में जब रेमन कहता है डंक से कि वो उसे नाइट बनाए तो डंक हिचकिचाता है, क्योंकि इस हिसाब से रेमन भी नाइट नहीं बनता। पर अच्छा हुआ लायनल ने माहौल को संभाल लिया। सर आर्लन को देखकर समझ आ रहा था कि उनकी खुद पर से पकड़ छूट रही थी, और बेशक सर आर्लन को देखकर ऐसा लगा कि वो मरकर जिंदा हुए हैं, पर वो मरे यहीं पर हैं, क्योंकि ये वही पेड़ है जो हमें पहले एपिसोड की शुरुआत में दिखा था। इसी के पास डंक ने उन्हें गाड़ा था। हालांकि सर आर्लन का मरने से पहले कहना कि अ नाइट ऑलवेज फिनिशेस हिज स्टोरी कहीं ना कहीं छाप है जॉर्ज आर मार्टिन के लिए, जो कि राम जाने कब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज कंप्लीट करेंगे। हमने इस दुनिया में कई फ्यूनरल देखे हैं, चाहे हम बात करें टारगेरियन फ्यूनरल, लैनिस्टर फ्यूनरल या वेलारियन फ्यूनरल की, पर हाउस बीसबरी का फ्यूनरल मनाने का तरीका सबसे अलग माना जाएगा। किसने सोचा था बीसबरी अपने नाम को इतना सीरियस लेंगे। डेरॉन का ये कहना कि उसका भाई एरियन हमेशा से ऐसा नहीं था, एक लेयर ऐड कर रहा है इस पूरी स्टोरी में। हाउस ऑफ ड्रैगन की शुरुआत में विसरिस रेनेरा को बताता है कि टारगेरियंस ड्रैगन राइडर्स होने के साथ साथ ड्रीमर्स भी हैं, जिनके ड्रीम्स उन्हें भविष्य बताते हैं। पर इसके साथ साथ मेस्टर एमन गेम ऑफ थ्रोन्स में बताते भी हैं कि ड्रैगन ड्रीम्स की वजह से उनके भाई मारे गए। तो यहाँ डेरॉन का कहना कि एरियन हमेशा से ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं बताता है कि एरियन भी ड्रीमर था और उसके ड्रीम्स ने उसका दिमाग खराब कर दिया। आगे हम मेकार को सुनते हैं ये कहते हुए कि एगॉन उसका आखिरी बेटा है। अब ये बात सच है, मेकार के बेटे एरियन की वजह से अभी अभी एयर टू द थ्रोन मारा गया। दूसरा बेटा डेरॉन नशे में धुत ड्रीम्स देखता है। यहाँ एक और बेटा है जिससे हम अभी तक नहीं मिले हैं, वो है एमन टारगेरियन, जिसे मेस्टर बनने के लिए भेज दिया गया है। तो लास्ट में मेकार के पास एग ही बचा। वैसे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एमन टारगेरियन ही मिस्टर एमन है जिनसे हम मिले थे गेम ऑफ थ्रोन्स में। यहाँ एपिसोड में डंक स्वीट फूड को रेमन को दे देता है, पर बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। डंक बुक में स्वीट फूड को बेचने के बाद वापस नहीं ले पाता, क्योंकि वो टूर्नी जीतने के बाद ऐसा प्लान कर रहा था। पर यहाँ टूर्नी क्या ट्रेजेडी हो गई। हालांकि सीरीज में किया हुआ ये चेंज मुझे ज्यादा पसंद आया, जहाँ रेमन स्वीट फूड को ग्रीन एप्पल खिला रहा है। लायनल एपिसोड की शुरुआत में डंक से बोलता है कि द ओनली गुड ड्रैगन इज अ डेड ड्रैगन। ये ड्रैगन हेट वेस्टेरोस के बाकी हाउसेस में बहुत पुराना है। ये हेट आपको एपिसोड 4 में सर स्टेफन फॉसवे की बातों में भी दिखेगा। हाउस टारगेरियन की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पूरा वेस्टेरोस हेट करता है। हालांकि बराथियंस कजिन्स हैं टारगेरियंस के, तो लायनल का ये कहना थोड़ा अजीब तो है, खासकर उस आदमी के लिए जो लिटरली ऑनर के लिए एक हेज नाइट के साथ और अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ। बेलॉर टारगेरियन के फ्यूनरल सीन में आपको कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे होंगे, आइए उनके बारे में जानते हैं। ये जो रेड हेयर्ड आदमी है ये है सर मैनफ्रेड डोंडारियन। सर मैनफ्रेड की रिलेटिव है बेलॉर की वाइफ जेना डोंडारियन। अभी कंफर्म तो नहीं है, पर शायद सर मैनफ्रेड के पीछे खड़ी है मेकार की बेटियां रेया और डेला टारगेरियन। यहीं बगल में बेलॉर का बेटा वलार टारगेरियन है और उसके बगल में उसकी वाइफ किएरा ऑफ टायरोश है। अगले शॉट में एग के पीछे मेकार खड़ा है। एग के बगल में शायद बेलॉर और मेकार का भाई एरीस टारगेरियन है। उसके बगल में शायद एलिनोर पेनरोज है, इन भाइयों की कजिन। अब आपको अगर लग रहा है कि राजा का बेटा मरा है तो राजा कहाँ है, तो किंग डेरॉन द सेकंड यहाँ तुरंत नहीं आ सकते, और जब तक वो आएंगे तब तक बेलॉर की बॉडी सड़ चुकी होगी, इसीलिए फ्यूनरल उनके बिना ही हो रहा है। आइए अब बात करते हैं एपिसोड की एंडिंग की। तो एपिसोड के एंड में ऑब्वियसली एग फिर से झूठ बोलकर निकल जाता है डंक के साथ। अब यहाँ डंक कहता है कि हम 7 किंगडम्स में कहीं भी जा सकते हैं, जिसपे एग कहता है 7 नहीं 9 किंगडम्स, और एग इनके
नाम भी गिनवाता है, जिसपे ऑडियंस और डंक हैरान है क्योंकि सीरीज का नाम ही है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स। अब देखो बात यह है कि एगॉन द कॉन्करर ने जब वेस्टेरोस को कॉन्कर किया था तो उस वक्त यहाँ 7 किंगडम्स थे। एगॉन्स कन्क्वेस्ट से पहले रिवरलैंड्स, आयरन आइलैंड्स और क्राउनलैंड्स एक कंबाइंड किंगडम थे जिसे रूल करते थे हाउस होर। हेरन हॉल उनका कासल था जिसे एगॉन टारगेरियन ने अपने ड्रैगन वैलेरियन पर सवार होकर खत्म कर दिया और तब 7 किंगडम्स बन गए 9 किंगडम्स, तो इसीलिए टाइटल भी अपडेट हो गया। इन सब के ऊपर जब ये 7 और 9 वाली कन्वर्सेशन चल रही थी तब डंक पूछता है एग से कि आर यू मैड, जिसपे एग कहता है इज दैट रेलेवेंट। अब देखो जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है वो एक बात जानते हैं कि टारगेरियंस को लेकर एक बात कही जाती है कि उनके अंदर एक मैडनेस है। ये मैडनेस पहले भी कई टारगेरियंस में देखी गई है, जिसके साथ साथ यहाँ एग का कहना कि इज दैट रेलेवेंट ये थोड़ा सा हमें बता रहा है कि ये मैडनेस एग के अंदर भी है। पर ये कहानी किसी और दिन के लिए। एपिसोड के एंड में जब डंक और एग साथ साथ चले गए तो हमें देखते हैं सर एलन ऑफ पेनेट्री जो डंक और एग से अलग हो रहे हैं, ये सिग्निफाई करते हुए कि सर एलन का स्क्वायर डंक अब नाइट बन चुका है और अब उसका सफर शुरू हो चुका है उसके स्क्वायर एग के साथ। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड का। मुझे वेस्टेरोस की दुनिया बहुत पसंद है और ये दुनिया इतनी कमाल की है कि यहाँ की सिंपल स्टोरीज भी फैंस का दिल जीत लेती है। और अब फैंस अगले सीजन का वेट तो नहीं कर सकते जो कि आने वाला है अगले साल, लेकिन अभी जून में ही हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 3 भी आने वाला है, तो माहौल तो जल्दी ठंडा नहीं होने वाला। पर अभी आप मुझे बताओ कि आपको सीजन फिनाले कैसा लगा, आपके हिसाब से इस सीरीज का फ्यूचर क्या हो सकता है और इस फ्यूचर में क्या कभी पॉलिटिक्स और मैजिक आएगा। आइए इसके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।